क्लास 10th हिंदी गोदली का ये पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस अध्याय का हम लोग अभ्यास के प्रश्न जितने हैं सभी को हल करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने इस अध्याय को लिखा है। तो इसका पहला प्रश्न देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका आंसर करना है। इस प्रकार आंसर करना है। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो प्रकार के लोग देखिए, एक जाति को मानने वाले यानी उसको बढ़ावा देने वाले और दूसरे जाति को विरोध करने वाले। तो जो लोग जाति को बढ़ावा देते हैं और सपोर्ट करते हैं वो कहे जाएंगे जातिवाद के पोषक। ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि इस आधुनिक समाज में, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद को बढ़ाने वाले, उनका सपोर्ट करने वाले पोषकों की कमी नहीं है, यानी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जिसका स्वरूप है यानी जिसका परिणाम ये है कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ, जो जाति प्रथा है काम तो विभाजन करती ही है, साथ ही साथ श्रमिक विभाजन यानी जो काम को करने वाले हैं उनका भी ये विभाजन कर देती है। श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है जो अस्वाभाविक है, जो अच्छा नहीं है। जैसे हमारे समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं और उनके अनुसार उनका काम भी है। मोची का काम है जूते को सीना, ब्राह्मण के काम है क्या? पूजा पाठ करना। तो लेखक कहते हैं कि जाति तो श्रम का विभाजन करती है, लेकिन लोग उनके काम से देखकर भी क्या हो गए, उनमें भेदभाव होने लगा, उनका भी विभाजन करने लगे। जो पूजा पाठ करते हैं वो उच्च श्रेणी के हो गए, जो मोची होते हैं, जो नाई होते हैं, छोटे काम करते हैं वो छोटे लोग हो गए। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं वो समाज में फैलने लगी। ठीक है, यानी उनका विभाजन हो गया। कैसे? श्रम के आधार पे उन श्रमिकों का विभाजन हो गया। ये छोटे लोग हैं, ये छोटे काम करते हैं और ये बड़े लोग हैं, ये बड़े काम करते हैं। विडंबना की जो बात है लेखक इस अध्याय में करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। क्रमांक दूसरा देखिए, जातिवाद के पोषक यानी जो जाति के मानने वाले लोग हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? वो लोगों का जो तर्क है वो बताना है जातिवाद के पोषकों का। तो यहाँ देखिए, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। जो जातिवाद के मानने वाले लोग हैं वो आधुनिक समाज में, जो ये आधुनिक समाज है, कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं कि श्रम विभाजन किया जाए और कहते हैं कि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। ये किसका विचार है? जो जाति के पोषक है उन लोगों का विचार है, का दूसरा रूप, इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है। यानी वो जाति प्रथा, जाति के आधार पर श्रम विभाजन करना उनका कहना है कि ये कोई बुराई नहीं है। तो ये पोषकों का यही तर्क है, तो यही आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग तीसरा प्रश्न। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या आपत्तियां क्या है? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो जातिवाद के जो पोषक हैं, जो उन्होंने अपना तर्क दिया है, लेखक ने क्या आपत्तियां जताई हैं ये बताना है। तो लेखक ने जो आपत्ति जताई है ये बताना है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में लेखक की आपत्ति यह है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। ठीक है, यानी जो काम करने वाले लोग हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में विभाजित हो जाते हैं। छोटे बड़े का उनमें भ्रांतियां फैल जाती है। वो छोटे लोग हैं, छोटे कार्य करते हैं। तो इसके बाद देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही नहीं है। ठीक है, लेकिन सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन, ये लोग छोटे कार्य करते थे, छोटे हो गए, इनका विभाजन जो है वो सही नहीं है। तो लेखक की यही तर्क देते हैं, लेखक अपना आपत्ति जताते, यही लिखना है। इसके बाद देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो इस प्रश्न का ये मतलब हुआ, अगर कोई एक जाति का है और उसी जाति से वो रिलेटेड काम करें
अगर कोई नाई है, अगर नाई का ही वो उसका बच्चे काम करें, ये विभाजन सही क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। ये रहा, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है, जो सही नहीं है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अक्रमणता को बढ़ाने वाला है, जो पूरे विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया गया। यानी कहने का मतलब, नाई का जो लड़का होगा वो नाई ही बनेगा, मोची का लड़का होगा वो मोची ही बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सही नहीं है। लोगों को अपने रुचि, स्वभाव और कार्य कुशलता के आधार पर कार्य का चुनाव होना चाहिए। तो जैसे समझिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अंतर्गत अगर कोई पढ़ने लिखने वाला काफ़ी तेज व्यक्ति मोची का काम करे, नाई का काम करे, तो ये क्या हो जाएगा कि आप नाई हैं तो आप नाई का ही काम करेंगे, अगर मोची हैं तो आप मोची का ही कार्य करेंगे, अगर आप बनिए हैं तो बनिए का ही आपके बच्चे कार्य करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये व्यवस्था हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी, जिसके कारण गरीबी, अक्रमणता और बेरोजगारी ये समाज में हो जाएगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लोगों को अपनी कार्य और अपनी योग्यता और कार्य कुशलता के अनुसार रोजगार चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। यही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ये बताना है। तो पांचवा का आंसर ये रहा, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, अर्थात लोग जाति प्रथा के कारण अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं। इसके कारण बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी बनी हुई है। दूसरी लोगों को अरुचि, जो दूसरा जो कारण है, लोगों की रुचि और कुशलता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, इसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि भारत में जाति प्रथा जो है लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने नहीं देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो, अर्थात जाति प्रथा के कारण लोग अपने पूर्वजों का कार्य ही चुनते हैं। अगर कोई बनिया है, मिठाई बनाता है, तो वो सिर्फ बनिया ही बनाए, वो सिर्फ मिठाई बनाने का कार्य सिर्फ बनिया ही करेगा, दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाई का काम सिर्फ नाई ही करेगा, दूसरे जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, और ये अगर करेंगे तो समाज में उसे अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं कि वो काम सिर्फ फलाने जाति के ही लोग करेंगे। अगर उस जाति में लोग लिमिट हो तो क्या होगा, अगर उनकी संख्या कम हो और दूसरे जाति में संख्या ज़्यादा हो तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति बनिए का काम करना चाहे लेकिन वो जात से बनिया नहीं है तो वो काम वो नहीं कर सकता है। नाई अगर बाल काटने का काम करना हो तो दूसरे जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इसका आंसर आपको करना है इस प्रकार 6 नंबर सवाल का। यहाँ पे लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में सुधार नहीं होती है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और रुचि के कोई स्थान नहीं होता। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर किसी को मिठाई बनाने का कार्य पसंद है, अगर वो जाति से बनिया नहीं है तो वो नहीं बना सकता है। अगर किसी को पूजा पाठ कराने और करने का मन है समाज में, अगर वो जात से ब्राह्मण नहीं है तो वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये समाज में क्या हुआ, तो ये समाज में क्या किया गया है, इस कामों को चुन दिया गया है कि ब्राह्मण ही पूजा कराएंगे और बनिए ही मिठाई बनाएंगे और नाई ही बाल काटेंगे। दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते हैं, भले उस जाति में दूसरी जाति के लोग संख्या ज़्यादा हो और वो बेरोजगार हो। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी।
कार्य करने का मन हो लेकिन वो नहीं कर सकते हैं कि वो उस जाति से रिलेटेड नहीं है। तो लेखक ने क्या माना है? जाति प्रथा को बड़ी समस्या माना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? कौन कौन से पहलू उसमें शामिल किए हैं लेखक ने? लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। पहला देखिए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन। जो श्रम विभाजन है वो स्वाभाविक यानी ठीक नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, बढ़ती बेरोजगारी। दूसरा पहलू है बढ़ती बेरोजगारी जो होती है जाति प्रथा से, बेरोजगारी को लिया है उसमें। श्रम अरुचि तथा विवशता। श्रम में रुचि न होना और विवश होना। श्रम का चुनाव, श्रम का सही चुनाव न होना। आदर्श एवं सभ्य समाज। तो ये सारे पहलू लेखक ने दर्शाया है इसमें, तो यही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो ये रहा इसका आंसर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा, यानी एक ऐसे घुल मिल जाए जैसे कि दूध और पानी हो, मिश्रण जैसा भाईचारे को आवश्यक माना है। इसके बाद हम लोग व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में विलोम शब्द चुनिए। यहाँ से यहाँ दिया गया है, पहला सभ्य है, तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य का विलोम हो जाएगा असभ्य, ठीक है। विभाजन का क्या होता है? विभाजन मतलब होता है बंटना, तो इसका उल्टा हो जाएगा संधि यानी जुड़ना, ठीक है। निश्चय का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनिश्चय, अनिश्चय। ऊंच के नीच हो जाएगा। स्वतंत्रता के परितंत्रता। दोष के निर्दोष। सजग का क्या हो जाएगा? दोष का निर्दोष। सजग का निर्जग, ठीक है। रक्षा का अरक्षा। पूर्व निर्धारण, इसका पर निर्धारण, इसका हो जाएगा पर निर्धारण। इसके बाद देखिए इसका अगला, इसके बाद देखिए तीसरा, हमें पाठ से विशेषण चुनें और उनका स्वतंत्र वाक्य प्रयोग करें। तो पाठ से विशेषण चुनना है, तो पहला देखिए सभ्य, सभ्य विशेषण है तो इसका हमें एक वाक्य भी बनाना है, यह सभ्य समाज है। दूसरा है पैतृक, यह मोहन की पैतृक संपत्ति है, ठीक है। और तीसरा है पहली, वह पहली कक्षा में पढ़ता है। इसके बाद यह तुम्हारी किताब है। इसके बाद प्रति, ठीक है, तो मेरे प्रति ये भगवान की श्रद्धा है। इसके बाद हानिकारक, जाति प्रथा हानिकारक है या धूम्रपान करना हानिकारक है। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है दूषित, तो हमें पर्यायवाची लिखना है। दूषित का क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। दूषित का होता है गंदा, अपवित्र, ठीक। इसके बाद श्रमिक, इसका हो जाएगा मजदूर, श्रमजीवी, जी होता है श्रमिक का पर्यायवाची। पेशा का क्या हो जाएगा? रोजगार, नौकरी। अकस्मात का क्या हो जाएगा? एकाएक या अचानक। अनुमति का क्या हो जाएगा? आदेश या निर्देश। अवसर का मौका, संयोग। परिवर्तन का बदलाव, रूपांतर। सम्मान का प्रतिष्ठा या मान। ये पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।